हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू एमकॉम के सब्जेक्ट IBO 5 को। ये इसका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय विपणन रणनीति और लॉजिस्टिक, मीन्स इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड लॉजिस्टिक। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये है रणनीति लॉजिस्टिक योजना के 3 प्रमुख पक्ष क्या हैं, इन पक्षों की व्याख्या कीजिए तथा लॉजिस्टिक योजना को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का उल्लेख कीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में नहीं था, ये मैंने परिचय वाले पार्ट से लिया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। रणनीतिक लॉजिस्टिक योजना क्या होती है? रणनीतिक लॉजिस्टिक योजना में मुख्य रूप से विनिर्माण तथा भौतिक विवरण दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। तो रणनीतिक मतलब स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजिस लॉजिस्टिक योजना क्या होती है? इसमें सबसे पहले तो विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और भौतिक विवरण कि किसी की फिजिकल स्टेटमेंट क्या है, किसी भी वस्तु की जो हम बना रहे हैं, उन दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। विनिर्माण प्रक्रिया में मुख्य रूप से अनेक घटकों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मैनी फैक्टर्स होते हैं जिनके विषय में नॉलेज होनी चाहिए, जो कौन है? नंबर 1, विनिर्माण प्रक्रिया में निर्णयों के एक समूह सुविधाओं की संख्या व आकार, स्थान के प्रयोग में की जाने वाली प्रक्रिया तकनीकी। जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो भी सुविधाएं इस्तेमाल की जा रही है उनकी संख्या कितनी होगी, उनका आकार क्या होगा, उनका स्थान क्या होगा, और जो प्रयोग में टेक्निक यूज़ की जाएगी उसकी प्रोसेस क्या होगी। सबसे पहले तो ये फैक्टर है। सेकंड फैक्टर है उत्पादन योजना का प्रकार क्या होगा और जिनका हम पालन करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में। तो उत्पादन योजना का प्रकार जिनका पालन किया जाएगा वो क्या होगा। थर्ड है मुख्य उत्पादों का उत्पादन किया जाए या किसको क्रय किया जाए आदि, कि जो भी मुख्य उत्पाद है या तो हम उसको प्रोडक्शन करेंगे या फिर हम बाज़ार से भी परचेज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि उत्पादन करने में हमें कॉस्टली बैठेगा या क्वालिटी इतनी बेटर नहीं होगी तो उसे बाज़ार से भी क्रय किया जा सकता है आदि। तो इन सब घटकों पर विचार किया जाता है, इन सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर भौतिक वितरण योजना अलग तरह के निर्णयों के समूहों में शामिल किया जाएगा, जैसे कि भंडार गृह का स्थान। वहीं दूसरी तरफ भौतिक वितरण योजना अलग अलग निर्णयों के समूहों में शामिल किया जाता है कि भौतिक वितरण योजना क्या होगी, हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या होगा। इसमें जो भी विभिन्न निर्णय है ना उनको समूह में शामिल किया जाता है, जैसे कि भंडार गृहों का स्थान, कहाँ पर स्टॉक्स होंगे, स्टॉक का लेवल कितना होगा, किस लेवल के से नीचे जाते ही स्टॉक को दोबारा फिल किया जाएगा इत्यादि। इसके साथ ही इसके अंतर्गत वाहन चयन व रणनीति कि किस ट्रांसपोर्ट से किसी चीज़ को भेजा जाएगा और इसकी स्ट्रेटजीज क्या होंगी, उसकी प्लानिंग और नियंत्रण संबंधी मुद्दे आदि पर भी विचार किया जाता है। रणनीति लॉजिस्टिक योजना ढांचे का रूपरेखा बताती है कि किस तरह से किसी स्ट्रक्चर का लेआउट क्या होगा, कैसी हम योजना बनाएंगे और उसको हम फॉलो करेंगे। साथ ही इसकी शुरुआत मुख्य रूप से व्यावसायिक लक्ष्यों व रणनीतियों की पहचान से होती है। कि इसकी शुरुआत कैसे होती है रणनीति लॉजिस्टिक योजना की? व्यावसायिक लक्ष्य कि हमारा लक्ष्य क्या है बिजनेस का और उसके लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी रखी है, उसकी पहचान से इसकी शुरुआत होती है। लॉजिस्टिक प्रणाली की हर कड़ी व घटक की गुणवत्ता का परीक्षण न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से किया जाता है बल्कि उस स्थिति में वे संपूर्ण एकीकृत होकर कार्य करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से तो इसकी गुणवत्ता का परीक्षण किया ही जाएगा, साथ में ये पूरी तरह एकीकृत यानी कि एग्रीगेट होकर काम करते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण कड़ियाँ देख लेते हैं। लॉजिस्टिक प्रणाली में व्यक्तिगत कड़ी की गुणवत्ता क्या होगी? स्थान की सुविधा, प्रचालन रणनीतियाँ, स्टॉक प्रबंधन, सूचना प्रणालियाँ, सामग्री का रखरखाव, ट्रैफिक एवं परिवहन तथा योजना एवं नियंत्रण संगठन इत्यादि। और इसके व्यावसायिक लक्ष्य क्या होंगे? व्यवसाय लक्ष्य की रणनीतियाँ बनाई जाएंगी। ठीक है, जो ये एकीकृत प्रणाली है ना इसमें, तो सबसे पहले देखो हमारा है कि व्यवसायिक लक्ष्य रणनीतियाँ, फिर ग्राहक सेवा की आवश्यकताएं देखी जाएंगी, एकीकृत लॉजिस्टिक प्रबंध प्रणाली की योजना बनाना, कुल निष्पादन साधन को मापना इत्यादि। तो ये पूरा रणनीति परिवेश योजना की संरचना है। इस चार्ट को आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। अब है रणनीतिक लॉजिस्टिक योजना के मुख्य पक्ष कौन से हैं? तो रणनीतिक परिवेश योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित पक्षों को शामिल करती है। एक तो उत्तोलकीय लॉजिस्टिक प्रभावों का मूल्यांकन करना और कॉर्पोरेट रणनीति योजना का समर्थन करना। ठीक है, तो उत्तोलकीय लॉजिस्टिक यानी कि सिस्टमेटिकली, जैसे कहते हैं ना, जैसे एक तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पढ़ा था, एक होता है उत्तोलकीय लॉजिस्टिक, मतलब इसको एक सिंपल तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड करके देखा जाएगा। फिर जो प्रभाव है उनको इवैल्यूएशन करना कि जो भी इसके इफेक्ट होंगे उनको इवैल्यूएशन करना। फिर है कॉर्पोरेट नीति योजना का समर्थन करना कि मिलकर ही कोई काम होता है, तो कॉर्पोरेट रणनीति योजना का समर्थन भी किया जाता है।
अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लॉजिस्टिक योजना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लॉजिस्टिक प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं। एक साफ सुथरी ग्राहक सेवा की मांग के द्वारा लॉजिस्टिक योजना को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। आज कई ग्राहक बेहतर ग्राहक सेवा की मांग कर रहे हैं। ये ग्राहक सेवा के अलग अलग आयामों के विषय में चिंतित हैं तथा ग्राहक सेवाओं का मापन अत्यधिक कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। इसके साथ ही कंपनियों में सदैव नए उत्पादों का भी निर्माण कर रहे हैं। आज उत्पाद का जीवन चक्र सिकुड़ता जा रहा है। वह ग्राहकों तक इसकी सुपुर्दगी के तरीके बहुत ही जटिल होते जा रहे हैं, जो ग्राहक सेवा कंपनी के लिए एक जटिल प्रक्रिया है। पहले तो क्या होता था कि कोई भी चीज़ बनाई जाती थी, मार्केट में लाके बेची जाती थी, ग्राहक जाते थे और जो नियर बाय उनके पड़ता था स्टोर, वहाँ से वो खरीद लेते थे। लेकिन आजकल ऑनलाइन सुविधा है और वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत ही जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ग्राहक सेवा के अलावा ज़्यादातर कंपनियों में भौतिक वितरण को भी बहुत महत्वपूर्ण लागत घटक के रूप में शामिल किया जाता है, क्योंकि ग्राहक सेवा तो करनी है, कस्टमर की सर्विसेज तो है ही, साथ में कंपनियों में जो भौतिक वितरण होता है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसको भेजा जाएगा तो उसमें कॉस्ट भी आएगी, ठीक है, क्योंकि परिवहन भी देखना पड़ता है, स्टोरेज भी देखनी पड़ती है। तो लागत घटक के रूप में बहुत इसको शामिल किया जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अतः कंपनी के निवेश आय पर तथा कुल निष्पादन पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है कि कंपनी की कितनी निवेश आय है, कितना वो निवेश करती है, कितनी उसको इनकम प्राप्त होती है, और कुल निष्पादन की इसका ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी देखना पड़ता है। साथ ही आज परिवहन, माल गोदाम तथा स्टॉक लागत के मध्य संबंधों में बदलाव आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट और जो स्टोरेज है, वेयर हाउसेज है, और स्टॉक लागत की स्टॉक को रखने की कॉस्ट कितनी आएगी, उसके मध्य जो आपस में रिलेशन थे इन तीनों के, परिवहन, माल गोदाम तथा स्टॉक लागत का, उसमें भी बदलाव आ रहे हैं। तो लॉजिस्टिक को प्रभावित करने के अनेक कारक हैं जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वित्तीय निष्पादन की सुविधा सुधारने की आवश्यकता। कि वित्तीय निष्पादन को सुधारने की आवश्यकता होगी, क्योंकि फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। नए उत्पादों का तीव्रता से जन्म, क्योंकि नई नई चीज़ें मार्केट में आती जा रही हैं। अब पहले तो लिमिटेड चीज़ें हुआ करती थी, नए उत्पाद बहुत तेज़ी से नहीं बनते थे, नई इन्वेंशंस नहीं होती थी, लेकिन अभी हम पुराने वालों को बहुत अच्छे से अभी सेल परचेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो भी नहीं पा रहा है, इतने में नए उत्पाद आ जाते हैं। तो उसकी वजह से जो पुराना स्टॉक है वो पुराना पड़ जाता है, पुरानी चीज़ों को कोई नहीं लेता। जैसे कि कोई भी है ना, उसका जैसे विंडोज़ का ही था, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 9, तो इस तरह से बहुत तेज़ी से आती जा रही हैं। ये तो चलो IT सेक्टर की बात थी। इसी तरह जैसे कार है, कारें भी हो गई, कोई और कंपनी हो गई, छोटी से छोटी चीज़, टूथपेस्ट हो गए, ब्रशेज़ हो गए, बिस्किट्स, चॉकलेट, टॉफ़ी वगैरह, नई नई चीज़ें बहुत तेज़ी से जन्म ले रही हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, लॉजिस्टिक प्रणाली प्रभावित होती है। छोटे उत्पाद का जीवन चक्र भी बहुत छोटा होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि नए उत्पाद आते रहते हैं, तो उनका जीवन चक्र भी इसको प्रभावित करता है, और अधिक जटिल लॉजिस्टिक जाल या स्फूर्ति प्रणाली भी लॉजिस्टिक को प्रभावित करती है। फिर है वितरण चैनलों में खिलाड़ियों की शक्ति की भूमिका में परिवर्तन को शामिल करना, क्योंकि जो वितरण डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उसमें किस तरह से किसकी कितनी भूमिका होगी उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो लॉजिस्टिक चर व लागत अत्यंत ही कठिन प्रक्रिया है कि लॉजिस्टिक किस तरह से होगा और उसकी कॉस्ट कैसी होगी, बहुत ही जटिल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तथा यह एक क्षेत्र में लागत कमी अन्य अनेक प्रकार के लॉजिस्टिक लागतों को प्रभावित करती है। तो किसी भी एक क्षेत्र में लागत में कमी होगी तो दूसरे लॉजिस्टिक लागतों को भी वो इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है रणनीतिक वितरण व्यवस्था कैसी होती है। तो रणनीतिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत बेचने हेतु प्रस्तावित वस्तु सदैव लॉजिस्टिशियन की ही जिम्मेदारी होती है। जो भी लॉजिस्टिशियन होता है वही वस्तु को बेचने की जिम्मेदारी लेता है। यह तब होता है जबकि खरीदने वाला उसका स्वामित्व नहीं ले पाता। तो जब अभी खरीदने वाले तक उस वस्तु की पहुंच नहीं हुई है तो लॉजिस्टिशियन की जिम्मेदारी है कि वह रणनीतिक वितरण व्यवस्था को बेचने हेतु प्रस्तावित जो भी वस्तु है उसकी जिम्मेदारी लेकर रखे। अतः खरीदने वाले के समक्ष अनेक रणनीतिक वितरण व्यवस्थाएं होती हैं जिनका वह प्रयोग कर सकता है। इनमें से 3 प्रमुख हैं। नंबर 1, प्लॉट स्टॉक से प्रत्यक्ष रूप से जहाज़ पर माल को लादना, कि जहाँ पे प्लांट स्टॉक है, हमारा स्टॉक प्लांट किया हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे डायरेक्टली वो जब तक जहाज़ पर माल लद नहीं जाता तब तक लॉजिस्टिशियन की जिम्मेदारी रहेगी। फिर है विक्रेता के उत्पाद रेखा से जहाज़ पर माल को लाना, कि अगर प्लांट स्टॉक नहीं रखा तो विक्रेता से ही सीधा लेकर और माल को जहाज़ पर लादा जाता है। फिर भंडार गृह व्यवस्था द्वारा जहाज़ पर माल को लादना, ठीक है। तो या तो प्लांट स्टॉक, जहाँ पे प्लांट स्टॉक कर रखा है हमने, स्टॉक का प्लांट है, वहाँ से उठाए, या विक्रेता से उठाए, या फिर स्टोर में रखा हुआ है, वेयर हाउस में रखा है, वहाँ से उठाकर
जहाज़ तक माल को ले जाना उसकी जिम्मेदारी है लॉजिस्टिशियन की। माल सुपुर्दगी का ये तरीका सबसे कम व कुल परिवहन लागतों के विषय में बताता है कि डायरेक्टली अगर माल पहुंच जाएगा तो ये कम लागत आएगी इससे। ठीक है, तो लॉजिस्टिक में अनेक विकल्प बताए जाते हैं जिसमें से एक का चयन करना ही अत्यंत सरल होता है। तो कई लॉजिस्टिक विकल्प हैं, उनमें से किसी एक का चयन कर लिया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो अनेक लॉजिस्टिशियनों की अनेक पक्ष जैसे भंडार गृह का स्थान, नियंत्रण प्रक्रिया, परिवहन सेवाएं, ग्राहक सेवा स्तर या आदेश संप्रेषण को देखना पड़ता है कि कहाँ पे उसने स्टॉक रखा हुआ है, कंट्रोल प्रोसेस क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कैसी हैं, ग्राहक सेवा यानी कि जो कस्टमर सर्विसेज का लेवल है वो कैसा है, और जो ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है उस सबको उसे देखना पड़ता है। भौतिक वितरण प्रणाली को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए अनेक बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो इसमें से कौन सी हैं वो 3 बातें। भौतिक वितरण का प्रबंधन 3 स्तरों पर किया जाता है प्राय। पहली बात तो रणनीतिक योजना नियोजन की पूरी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए। फिर युक्तिपूर्ण नियोजन की युक्तिपूर्ण प्लानिंग होनी चाहिए, और कार्यात्मक गतिविधियां की किस तरह से कार्य किया जाएगा उन गतिविधियों को देखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी आपने पढ़ लिया है। और एक और क्वेश्चन बचा है जो मुझे उसके लिए सेपरेट वीडियो बनानी होगी, उसको भी मैं आपको परिचय वाले पार्ट से ही कराऊंगी। तो वीडियोस के साथ साथ आप नीरज की बुक्स खरीद लीजिए, उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि चैप्टर को पूरा ढंग से पढ़िए। पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसके आगे के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन हैं जो पेपर में किसी भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।